कहानी की गहराई में उतरने से पहले, अगर आप भी ऐसी कहानियों के शौकीन हैं जो रोंगटे खड़े कर दे, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे इस कहानी की दुनिया वाले परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि अगली धमाकेदार कहानी आपसे मिस ना हो। और अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें जिन्हें सस्पेंस और एक्शन फिल्में पसंद हैं। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं। मेक्सिको सिटी की रातें अपनी बेतरतीब रोशनी और शोर के लिए जानी जाती हैं, लेकिन कार्लोस एस्ट्राडा के लिए वह 14 फरवरी की रात हमेशा के लिए एक खामोश कब्र बन गई। कार्लोस, जो मेक्सिको की गाफे स्पेशल फोर्सेस का एक जांबाज अधिकारी था, उस रात वर्दी में नहीं था। वह अपनी पत्नी एलेना के साथ अपनी शादी की 10वीं सालगिरह मनाकर एक आलीशान रेस्तरां से लौट रहा था। एलेना एक मिरर खोजी पत्रकार थी, जिसकी हंसी कार्लोस के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना थी। कार में एक मधुर स्पेनिश गीत बज रहा था और एलेना भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार काली वैन ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी और फिर सामने आकर रास्ता रोक दिया। कार्लोस का प्रशिक्षित दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। उसने अपनी सर्विस गन की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि चारों तरफ से कांच टूटने की आवाज आई। वैन से निकले नकाबपोश हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के कार पर गोलियों की बौछार कर दी। नीचे झुको, एलेना, कार्लोस चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ठंडी, बेजान बुलेट एलेना के सीने के पार निकल गई। हमलावर उतनी ही तेजी से गायब हो गए जितनी तेजी से वे आए थे। कार्लोस ने कांपते हाथों से एलेना को अपनी बाहों में लिया। नहीं, 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 एलेना, मेरी तरफ देखो। उसका हाथ एलेना के घाव पर था, जहां से उसकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा बह रहा था। एलेना ने कुछ कहना चाहा, उसकी पलकें भारी हो रही थीं, और फिर एक गहरी खामोशी ने उसे घेर लिया। कार्लोस की चीख मेक्सिको की उस ठंडी रात की हवा में कहीं खो गई। अगले 6 महीने कार्लोस के लिए किसी नर्क के समान थे। जिस विभाग के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी, उसी विभाग ने इस केस को भ्रष्टाचार और ड्रग वॉर का नतीजा बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। कार्लोस हर दिन पुलिस मुख्यालय के चक्कर काटता, लेकिन उसे हर बार वही जवाब मिलता, जांच जारी है, कप्तान, धैर्य रखें। उसे समझ आ गया था कि गवाहों को डराया गया है और सीसीटीवी फुटेज को तकनीकी खराबी के नाम पर मिटा दिया गया है। कार्लोस ने शराब की बोतलों में अपना गम डुबाने की कोशिश की। वो अपने अंधेरे कमरे में बैठा रहता, जहां दीवार पर लगी एलेना की तस्वीर उसे याद दिलाती थी कि वो कितना लाचार है। उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया था। एक रात उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली, उसे लोड किया और अपनी कनपटी पर रख लिया। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि उसकी नजर मेज पर पड़े एक पुराने मुड़े तुड़े लिफाफे पर पड़ी। उस लिफाफे में एक लॉटरी टिकट था, जिसे एलेना ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले मजाक में खरीदा था। उसने अक्सर कहा था, कार्लोस, अगर हम कभी बहुत अमीर हो गए तो हम इस शहर की गंदगी साफ कर देंगे। कार्लोस ने कांपते हाथों से फोन निकाला और लॉटरी के नतीजे देखे। जैसे जैसे नंबर मिलते गए, उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो टिकट मेक्सिको के इतिहास की सबसे बड़ी लॉटरी, $120 मिलियन का विजेता था। कार्लोस फूट फूट कर रोने लगा। यह नियति का सबसे क्रूर मजाक था। पास वह सब कुछ खरीदने की ताकत थी जो उसे नहीं चाहिए था, लेकिन वह एक पल नहीं खरीद सकता था जब एलेना जिंदा थी। लेकिन उस रात कार्लोस की आंखों में आंसू की जगह एक ठंडी ज्वाला ने ले ली। उसने अपनी रिवॉल्वर वापस मेज पर रखी। उसने तय किया कि वह इस पैसे से अपनी जिंदगी खत्म नहीं करेगा, बल्कि वह न्याय खरीदेगा। अगर कानून अंधा था तो वह उसे रोशनी दिखाएगा, और अगर सिस्टम बहरा था तो वह धमाकों के साथ अपनी आवाज सुनाएगा। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी और लॉटरी की पहली किश्त का उपयोग करके डार्क वेब के माध्यम से उन लोगों को ढूंढना शुरू किया जिन्हें सिस्टम ने उसके जैसा ही धोखा दिया था। उसने अपनी पहचान पूरी तरह मिटा दी। कागजों पर कार्लोस एस्ट्राडा की मौत हो चुकी थी। अब जो बचा था वो एक ऐसा साया था जिसके पास असीमित पैसा था और एक ऐसा दिमाग जिसे युद्ध की कला में महारत हासिल थी।
उसने शहर के सबसे खतरनाक इलाके में एक पुराना स्टील प्लांट खरीदा और उसे एक हाईटेक वॉर रूम में बदलना शुरू किया। उसने अत्याधुनिक हथियार, सैटेलाइट एक्सेस और इजरायली सुरक्षा उपकरण मंगाए। उसका मिशन अब केवल हथियारों को ढूंढना नहीं था, बल्कि उस पूरे तंत्र को जड़ से उखाड़ना था जिसने उसकी पत्नी का खून बहाया था। कार्लोस अब एक अमीर आदमी नहीं था, वो एक विजिलेंटे के अवतार में ढल रहा था। उसने दर्पण में अपनी दाढ़ी वाले चेहरे को देखा और खुद से वादा किया, एलेना, उन्होंने तुम्हें मुझसे छीना क्योंकि उनके पास ताकत थी। अब मैं वो ताकत खरीद चुका हूं और मैं उनके साम्राज्य को राख में बदलते हुए देखूंगा। यहीं से शुरू हुआ वेंगांजा का पहला अध्याय, जहां एक टूटा हुआ इंसान मेक्सिको का सबसे शक्तिशाली शिकारी बनने जा रहा था। पैसा जब असीमित हो और मकसद अटूट, तो दुनिया का कोई भी दरवाजा खोला जा सकता है। कार्लोस एस्ट्राडा अब एक साधारण भगोड़ा सिपाही नहीं था, वह एक अदृश्य साम्राज्य का निर्माता बन रहा था। उसने स्टील प्लांट के तहखाने को एक ऐसे वॉर रूम में तब्दील कर दिया था जो किसी भी विकसित देश की खुफिया एजेंसी को टक्कर दे सकता था। दीवारों पर दर्जनों मॉनिटर लगे थे, जिनमें मेक्सिको सिटी की हर धड़कन, हर सीसीटीवी कैमरा और हर पुलिस फ्रीक्वेंसी पर नजर रखी जा सकती थी। लेकिन उसे पता था कि केवल मशीनों से युद्ध नहीं जीता जाता। उसे उन लोगों की जरूरत थी जिनके पास खोने के लिए कुछ न हो और जिनका हुनर अद्वितीय हो। उसने अपनी पहली कड़ी के रूप में मार्को एल टेरर को चुना। मार्को कभी सेना में कार्लोस का सबसे भरोसेमंद जूनियर था। वह एक ऐसा विस्फोटक विशेषज्ञ और स्नाइपर था जो 1 किलोमीटर दूर से उड़ती मक्खी को निशाना बना सकता था। लेकिन भ्रष्टाचार की एक छोटी सी गवाही देने के कारण उसे सेना से कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उसकी पेंशन रोक दी गई। कार्लोस उसे शहर के एक गंदे हिस्से में मिला जहां मार्को एक बाउंसर के रूप में काम कर रहा था। कार्लोस ने उसके सामने एक ब्रीफकेस रखा जिसमें $1 मिलियन थे। मार्को ने रुपयों की तरफ देखा भी नहीं, उसने बस कार्लोस की आंखों में झांका। कार्लोस ने कहा, मार्को, मुझे तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा गुस्सा चाहिए। हम उन लोगों का शिकार करने जा रहे हैं जिन्होंने हमें कचरा समझकर फेंक दिया। मार्को ने धीरे से अपना सिर हिलाया और बस इतना कहा, कब से शुरू करना है? कप्तान, अगली सदस्य थी सोफिया द गोस्ट। सोफिया केवल 22 साल की एक दुबली पतली लड़की थी, लेकिन कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां मौत का नाच नचा सकती थी। वह एक ऐसी हैकर थी जिसने मेक्सिको के सेंट्रल बैंक की सुरक्षा में सेंध लगा दी थी, जिसके कारण उसे जेल भेज दिया गया था। राजनीतिक पहुंच और पैसे का इस्तेमाल करके उसे गुप्त रूप से जेल से बाहर निकाला। जब सोफिया को स्टील प्लांट लाया गया तो वो डरी हुई थी। कार्लोस ने उसे अपना उद्देश्य बताया और उसे वो फाइल दिखाई जिस पर एलेना काम कर रही थी। सोफिया की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एलेना मेरी प्रेरणा थी। उसने कार्टेल के बारे में जो लेख लिखे थे, उन्हीं की वजह से मुझे लगा कि सिस्टम के खिलाफ लड़ा जा सकता है। मैं आपको डेटा दूंगी, आप मुझे उनका अंत दीजिए। सोफिया ने कुछ ही घंटों में शहर के हाईवे ट्रैफिक और मेयर हाउस के सर्वर को हैक कर लिया। टीम की तीसरी कड़ी बना रॉड्रिगो, एक पूर्व फोरेंसिक विशेषज्ञ जिसे लोबोस कार्टेल ने उसकी ईमानदारी के कारण अपाहिज बना दिया था। रॉड्रिगो अब एक व्हीलचेयर पर था, लेकिन उसका दिमाग मेक्सिको के हर अपराधी की प्रोफाइल, उनके परिवार, उनके बैंक खातों और उनकी कमजोरियों का चलता फिरता विश्वकोश था। कार्लोस ने इन तीनों को एक साथ बिठाया और एलेना की मौत के उस धुंधले वीडियो को चलाया। उसने कहा, हम सिर्फ उन लोगों को नहीं मारेंगे जिन्होंने ट्रिगर दबाया, हम उस पूरे इकोसिस्टम को तबाह करेंगे जिसने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। हम उनकी सप्लाई लाइन काटेंगे, उनका पैसा जलाएंगे और फिर उन्हें उनके ही घरों में दफन करेंगे। मार्को ने हथियारों के एक जखीरे का प्रबंध किया, ब्लैक मार्केट से मंगाए गए सिग्नेचर फ्री हथियार जो किसी भी रडार में नहीं आते थे। सोफिया ने एक ऐसा एन्क्रिप्टेड नेटवर्क बनाया जिसे ट्रेस करना नामुमकिन था। रॉड्रिगो ने लोबोस कार्टेल के पदानुक्रम हायरार्की का खुलासा किया। उसे पता चला कि कार्टेल का प्रमुख एल जोरो केवल एक मोहरा था। आइंड तो सरकार की ऊंची कुर्सियों पर बैठे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कार्लोस को एक भयानक सच का पता चला। एलेना की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि उसे प्रोजेक्ट शैडो के बारे में पता चल गया था, एक ऐसी योजना जिसके तहत शहर की नई मेट्रो सुरंगों का उपयोग ड्रग्स और इंसानी तस्करी के लिए किया जा रहा था।
कार्लोस अब एक रणनीतिकार बन चुका था। उसने अपनी टीम को पहला मिशन दिया, कार्टेल के उस मनी लॉन्ड्रिंग गोदाम को उड़ाना जहां शहर के आधे राजनेताओं का काला धन छिपा था। यह हमला सिर्फ तबाही के लिए नहीं था, ये एक संदेश था। रात के 2 बजे जब शहर सो रहा था, मार्को और कार्लोस ने अंधेरे का फायदा उठाकर उस गोदाम में प्रवेश किया। सोफिया ने सुरक्षा कैमरों को लूप पर डाल दिया था ताकि गार्ड्स को स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य दिखे। कार्लोस ने गोदाम के भीतर घुसकर देखा, वहां करोड़ों के नोटों के ढेर लगे थे। मार्को ने ग्रेनेड निकाला, लेकिन कार्लोस ने उसे रोक दिया। उसने कहा, इसे जलाओ मत, इसे उन बस्तियों में बांट दो जहां से ये लोग अपने गुर्गे भर्ती करते हैं। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनका भगवान अब बदल गया है। अगले दिन मेक्सिको की झुग्गी झोपड़ियों में नोटों की बारिश हुई। शहर के माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। एल जोरो को लगा कि ये किसी विरोधी कार्टेल का काम है, लेकिन कार्लोस दूर से अपने मॉनिटर पर उनकी घबराहट देख रहा था। उसे पता था कि उसने एक ऐसी आग लगा दी है जिसे अब कोई बुझा नहीं पाएगा। वेंगांजा की शुरुआत हो चुकी थी। कार्लोस ने एलेना की तस्वीर के सामने एक मोमबत्ती जलाई और धीरे से फुसफुसाया, अभी तो बस शुरुआत है, एलेना। मेक्सिको सिटी की झुग्गियों में नोटों की बारिश ने पूरे अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा भूकंप ला दिया था जिसकी लहरें सीधे राष्ट्रपति भवन तक महसूस की गईं। लोबोस कार्टेल के प्रमुख एल जोरो को लगा था कि कोई प्रतिद्वंद्वी गिरोह उसके साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन वे गलत था। वे किसी गिरोह से नहीं, बल्कि एक ऐसे साय से लड़ रहा था जो उसे उसके अपने ही सिस्टम के जरिए मार रहा था। कार्लोस के मुख्यालय में सोफिया की उंगलियां कीबोर्ड पर किसी जादुई धुन की तरह चल रही थीं। उसने एक ऐसी मछली पकड़ी थी जो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। कार्लोस, तुम्हें यह देखना चाहिए, सोफिया ने एक गहरे नीले रंग की फाइल खोलते हुए कहा। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा था। एलेना जिस प्रोजेक्ट शैडो का पीछा कर रही थी, वह केवल ड्रग्स के बारे में नहीं था, ये एक क्लीनिंग ऑपरेशन था। कार्लोस ने फाइल के पन्नों को पलटना शुरू किया। जैसे जैसे वे पढ़ता गया, उसके हाथ कलाई तक कांपने लगे। एलेना ने शहर के वर्तमान मेयर डिएगो सैंटोस और कार्लोस के अपने पूर्व कमांडर कर्नल मोरालेस के बीच हुए गुप्त समझौतों को रिकॉर्ड कर लिया था। कर्नल मोरालेस वही शख्स जिसने कार्लोस को यह सिखाया था कि वफादारी से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, आज वही वफादारी मेक्सिको के भविष्य के सौदे के लिए बेची जा रही थी। फाइल से पता चला कि शहर के नीचे जो नई मेट्रो लाइनें बिछाई जा रही थी, वे वास्तव में एक विशाल भूमिगत हाईवे थी। इन सुरंगों का इस्तेमाल शहर के बीचों बीच से ड्रग्स, हथियार और अवैध सामान को बिना किसी पुलिस चेकिंग के सीधे अमेरिकी सीमा तक पहुंचाने के लिए किया जाना था। एलेना के पास उन गुप्त नक्शों की कॉपियां और उन खातों की जानकारी थी जिनमें मेयर और कर्नल को करोड़ों डॉलर का कमीशन मिला था। कार्लोस को अब समझ आया कि एलेना की हत्या केवल इसलिए नहीं हुई कि वो एक पत्रकार थी, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि वो इस पूरे छाया साम्राज्य शैडो एम्पायर की नींव हिलाने वाली थी। कार्लोस ने अपनी टीम की मीटिंग बुलाई। उसकी आवाज में अब दुख नहीं, बल्कि एक ठंडी और घातक स्पष्टता थी। अब तक हम प्यादों को मार रहे थे, उसने मेज पर कर्नल मोरालेस और मेयर सैंटोस की तस्वीरें रखते हुए कहा, लेकिन अब हम सीधे वजीर पर हमला करेंगे। वे सोचते हैं कि वे कानून के रक्षक हैं, तो हम उन्हें कानून की उस आग में जलाएंगे जो वे खुद बुझा नहीं पाएंगे। रॉड्रिगो, जो व्हीलचेयर पर बैठा सब सुन रहा था, ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगले हफ्ते मेयर सैंटोस की बेटी की शादी है। शहर के सभी भ्रष्ट अधिकारी, कार्टेल के नेता और कर्नल मोरालेस वहां होंगे। ये मेक्सिको के इतिहास की सबसे महंगी और सबसे सुरक्षित शादी होगी। आज करते हुए मुस्कुराया। इतनी सुरक्षा का मतलब है कि हमारे पास एक ही मौका होगा। कार्लोस ने सिर हिलाया। हमें उन्हें मारना नहीं है, कम से कम अभी नहीं। हमें उन्हें नंगा करना है। कार्लोस की योजना अब मानसिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बदल गई थी। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा शहर के हर डिजिटल बिलबोर्ड और विज्ञापन स्क्रीन को प्री बुक करने में लगाया। सोफिया ने एक वायरस तैयार किया जो शादी के दिन शहर के सभी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को अपने नियंत्रण में ले लेगा। इस बीच कर्नल मोरालेस को अपने गुप्त ठिकानों पर हुए हमलों से एहसास होने लगा था कि कोई पुराना खिलाड़ी मैदान में वापस आ गया है। उसने अपनी निजी डेथ स्क्वाड को सक्रिय कर दिया।
कार्लोस के स्टील प्लांट के पास संदिग्ध गाड़ियां देखी जाने लगी। एक शाम जब कार्लोस एलेना की डायरी पढ़ रहा था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। मोरालेस के गुर्गों ने मुख्यालय पर हमला कर दिया था। स्टील प्लांट एक युद्ध के मैदान में बदल गया। मार्को ने मोर्चों को संभाला और सोफिया को सुरक्षित बंकर में ले गया। कार्लोस ने अपनी पुरानी वर्दी पहनी और अपनी राइफल उठाई। आज उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने किस राक्षस को जगा दिया है, उसने खुद से कहा। पूरी रात गोलीबारी चली। कार्लोस की टीम कम थी, लेकिन उनके पास असीमित तकनीक और पैसा था। उन्होंने प्लांट के चारों ओर लगे ऑटोमेटिक डिफेंस बर्ड्स टैरेक्स को सक्रिय कर दिया। हमलावर एक एक करके गिरते गए। कार्लोस ने खुद 3 हमलावरों को आमने सामने की लड़ाई में ढेर किया। पकड़े गए एक घायल हमलावर से कार्लोस ने सिर्फ एक सवाल पूछा, मोरालेस को मेरा संदेश पहुंचा दिया? जब उस आदमी ने सिर हिलाया तो कार्लोस ने उसे छोड़ दिया। वो चाहता था कि मोरालेस डरे। वो चाहता था कि मोरालेस को पता चले कि उसका अपना सबसे अच्छा छात्र अब उसका अंत बनकर आ रहा है। हमले के बाद कार्लोस ने अपनी टीम को एक नए गुप्त ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया। अब मेयर की बेटी की शादी में केवल 3 दिन बचे थे। कार्लोस ने अपने पैसे का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ बड़े पत्रकारों को एक्सक्लूसिव स्टोरी का लालच देकर मेक्सिको सिटी बुलाया। उसने तय कर लिया था कि वो केवल बदला नहीं लेगा, वो एक क्रांति लाएगा। उसने अपनी पत्नी की तस्वीर को चूमते हुए कहा, एलेना, तुम्हारा अधूरा काम अब पूरी दुनिया देखेगी। वेंगांजा का तीसरा चरण पूरा हो चुका था। अब बारी थी उस नकाब को उतारने की जिसे पहनकर हत्यारे न्याय की कुर्सी पर बैठे थे। मेयर सेंटोस की बेटी की शादी कोई साधारण समारोह नहीं था। ये मेक्सिको के छाया साम्राज्य का शक्ति प्रदर्शन था। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच स्थित मेयर का आलीशान फार्म हाउस, जिसे ला फोर्टालेजा किला कहा जाता था, उस रात रोशनी से नहाया हुआ था, लेकिन उस चमक के पीछे मौत का पहरा था। 300 से अधिक निजी गार्ड, थर्मल स्कैनर्स और ऊंची दीवारों पर तैनात स्नाइपर्स। मेयर ने अपनी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसे खबर मिल चुकी थी कि कार्लोस एस्ट्राडा जीवित है और वो शहर में कहर बरपा रहा है। कर्नल मोरालेस खुद सुरक्षा की कमान संभाल रहा था। उसकी आंखों में एक पुराने शिकारी की बेचैनी थी। पहाड़ी के दूसरी तरफ घने अंधेरे में कार्लोस की टीम अपनी अंतिम चाल के लिए तैयार थी। कार्लोस ने अपनी कस्टमाइज्ड टैक्टिकल सूट पहनी थी, जिस पर एलेना के नाम का एक छोटा सा बैच लगा था। सोफिया अपने वैन के भीतर दर्जनों लैपटॉप्स के सामने बैठी थी। कार्लोस, मैं उनके सैटेलाइट लिंक के भीतर हूं। 3, 2, 1। अब सोफिया ने एंटर दबाया और अचानक ला फोर्टालेजा की सभी सर्च लाइट्स और सुरक्षा कैमरे एक साथ बंद हो गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी ने पूरे फार्म हाउस को अंधेरे के एक गहरे कुएं में धकेल दिया। चलो, कार्लोस की ठंडी आवाज मार्को के हेडसेट में गूंजी। अंधेरे का फायदा उठाकर कार्लोस और मार्को ने दक्षिणी दीवार को पार किया। थर्मल गॉगल्स के जरिए उन्हें गार्ड्स की आकृतियां साफ दिखाई दे रही थीं। मार्को ने खामोशी से स्नाइपर्स को ढेर करना शुरू किया, जबकि कार्लोस एक साए की तरह मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। हॉल के भीतर शादी का संगीत अचानक बंद हो गया था और मेहमानों के बीच चीख पुकार मच गई थी। मेयर सेंटोस चिल्ला रहा था, मोरालेस, ये क्या हो रहा है? उसे रोको। तभी फार्म हाउस की विशाल स्क्रीनें, जो अब तक शादी की तस्वीरें दिखा रही थीं, अचानक चमक उठी। लेकिन उन पर दुल्हन की तस्वीर नहीं थी। उन पर एलेना की मौत का वीडियो, मेट्रो सुरंगों के गुप्त नक्शे और मेयर और कर्नल के बैंक ट्रांजैक्शन की रसीदें एक एक करके चलने लगी। सोफिया ने न केवल फार्म हाउस की स्क्रीन्स को, बल्कि पूरे देश के न्यूज चैनल्स को हैक कर लिया था। करोड़ों लोग अपनी टीवी स्क्रीन्स पर अपने रक्षकों का असली और भयानक चेहरा देख रहे थे। बाहर आओ और एक सिपाही की तरह लड़ो। कर्नल मोरालेस की आवाज हॉल में गूंजी। कार्लोस अंधेरे से बाहर निकला। उसके हाथ में कोई बड़ी राइफल नहीं, बल्कि उसकी वही पुरानी सर्विस रिवॉल्वर थी। गार्ड्स ने उसे घेरना चाहा, लेकिन तभी हॉल की छत से धुआं और फ्लैशबैंग ग्रेनेड्स गिरे। मार्को ने ऊपर से कवर फायर दिया, जिससे गार्ड्स तितर बितर हो गए। अब हॉल के बीचों बीच सिर्फ 3 लोग थे, कार्लोस,
मेयर सैंटोस और कर्नल मोरालेस। मेयर सैंटोस घुटनों के बल गिर पड़ा। कार्लोस, मुझे मारो मत, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा जितना तुम चाहो। कार्लोस ने मेयर की तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें कर्नल मोरालेस पर जमी थीं। पैसे की अब कोई कीमत नहीं है मेयर। मैंने अपनी पूरी दौलत तुम्हारी तबाही खरीदने में लगा दी है। मोरालेस ने अपनी गन तानी, लेकिन कार्लोस की फुर्ती बेजोड़ थी। एक गोली मोरालेस के कंधे में लगी और उसकी गन दूर जा गिरी। कार्लोस आगे बढ़ा और मोरालेस का कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। तुमने मुझे सिखाया था कर्नल कि वफादारी खून से लिखी जाती है। आज मैं उसी खून से तुम्हारा हिसाब बराबर करूंगा। मोरालेस ने हंसते हुए खून थूका। तुमने उन्हें बेनकाब कर दिया, पर तुम यहां से बचकर नहीं निकलोगे कार्लोस। तुम अब एक मुजरिम हो। मैं बहुत पहले मर चुका था कर्नल। जिस रात एलेना गई उस रात कार्लोस एस्ट्राडा भी मर गया था। अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सिर्फ तुम्हारा अंत है। तभी दूर से पुलिस और सेना के हेलीकॉप्टरों की आवाज आने लगी, लेकिन वे कार्लोस को बचाने नहीं, बल्कि मेयर को गिरफ्तार करने और इस विद्रोह को दबाने आ रहे थे। सोफिया के लाइव ब्रॉडकास्ट ने सरकार को मजबूर कर दिया था कि वे अपने ही लोगों को कुर्बान कर दे ताकि जनता का गुस्सा शांत हो सके। कार्लोस ने मेयर और कर्नल को वहीं छोड़ दिया। उसने उनके हाथों में कोई गोली नहीं मारी, बल्कि उनके हाथों में वो सच्चाई थमा दी जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी, कार्लोस ने कहा। तुम अपनी बाकी जिंदगी उन लोगों की नफरत के बीच बिताओगे जिन्हें तुमने लूटा है। जैसे ही सेना के जवान फार्म हाउस के भीतर घुसे, कार्लोस और मार्को गुप्त सुरंग के रास्ते से गायब हो गए। ला फोर्टालेजा अब एक किला नहीं, बल्कि उन गद्दारों की जेल बन चुका था। वेंगांजा का सबसे बड़ा प्रहार हो चुका था, लेकिन कहानी का अंतिम अध्याय अभी बाकी था। एक ऐसा अध्याय जहां कार्लोस को खुद अपने अस्तित्व का फैसला करना था। ला फोर्टालेजा से निकलने के बाद की रात मेक्सिको के इतिहास की सबसे लंबी रात थी। चारों तरफ सायरन की आवाजें, न्यूज चैनलों पर मची खलबली और सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का गवाह था कि कार्लोस ने सिर्फ बदला नहीं लिया था, उसने व्यवस्था की नींव हिला दी थी। मोरालेस और मेयर सेंटोस अब सलाखों के पीछे थे, और उनकी गद्दारी के सबूत इतने पुख्ता थे कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें बचा नहीं सकती थी। लेकिन इस जीत की कीमत भी बहुत बड़ी थी। कार्लोस, मार्को और सोफिया अपने अंतिम गुप्त ठिकाने समुद्र किनारे स्थित एक पुराने लकड़ी के घर में जमा हुए। कार्लोस के कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सोफिया ने अपने लैपटॉप बंद कर दिए थे। उसने कार्लोस की ओर देखा और धीरे से कहा, काम पूरा हो गया। प्रोजेक्ट शैडो अब इतिहास है। सरकार ने उन सभी सुरंगों को सील करने और भ्रष्टाचार की नई जांच शुरू करने का आदेश दिया है। मार्को ने अपनी गन साफ करते हुए खिड़की से बाहर देखा। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है कार्लोस। वे तुम्हें हीरो नहीं मानेंगे। कानून की नजर में तुम अब भी एक ऐसे आदमी हो जिसने अपनी निजी सेना बनाई और एक मेयर पर हमला किया। कार्लोस मुस्कुराया, एक थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान। मैं कभी नायक बनना ही नहीं चाहता था मार्को। मैं सिर्फ एक पति था जो अपनी पत्नी को न्याय दिलाना चाहता था, और न्याय मिल चुका है। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मार्को और सोफिया की ओर बढ़ाया। इस लिफाफे में नई पहचान के दस्तावेज और बाकी बचे पैसे हैं। तुम दोनों ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अब समय है कि तुम अपनी जिंदगी जियो। सोफिया की आंखों में आंसू थे। और आपका क्या होगा कार्लोस? कार्लोस ने बाहर समुद्र की लहरों की ओर देखा। मेरा सफर वही खत्म हो गया जहां एलेना का सफर रुका था। अब मुझे बस थोड़ा सुकून चाहिए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पानी पर नाच रही थीं, मार्को और सोफिया वहां से निकल गए। कार्लोस अकेला रह गया। उसने अपनी बची हुई सारी दौलत, जो करोड़ों में थी, उक्त ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दी थी। यह ट्रस्ट उन पत्रकारों के परिवारों की मदद के लिए बनाया गया था जिन्होंने सच बोलते हुए अपनी जान गंवाई थी, और उन बच्चों के लिए जो ड्रग वॉर में अनाथ हो गए थे। उसने अपने पास सिर्फ उतना ही रखा जितना एक साधारण इंसान को जीने के लिए चाहिए होता है। वह मेक्सिको सिटी के उस पुराने कब्रिस्तान में पहुंचा जहां एलेना को दफनाया गया था।
कब्रिस्तान पूरी तरह खामोश था। कार्लोस ने एलेना की कब्र पर ताजे फूल रखे और वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी वह पुरानी सर्विस रिवॉल्वर निकाली जिससे उसने यह पूरी जंग लड़ी थी। उसने रिवॉल्वर को कब्र के पास मिट्टी में गाड़ दिया। एलेना, उसने धीमी आवाज में कहा, आज मैंने आखिरी हिसाब भी चुकता कर दिया। वे लोग अब कभी किसी और का घर नहीं उजाड़ पाएंगे। तुम्हारी मौत बेकार नहीं गई। पूरा देश अब जाग चुका है। उसे महसूस हुआ जैसे सुबह की ठंडी हवा ने उसके गालों को छुआ हो, जैसे एलेना उसे बता रही हो कि उसे उस पर गर्व है। कुछ ही पलों बाद दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। कार्लोस भागा नहीं, वह खड़ा हुआ। उसने अपनी धूल भरी जैकेट झाड़ी और शांत कदमों से कब्रिस्तान के मुख्य गेट की ओर बढ़ने लगा। उसके हाथ पीछे बंधे नहीं थे, लेकिन वह आत्मसमर्पण के लिए तैयार था। उसने साबित कर दिया था कि पैसा जब जुनून और सही मकसद के साथ मिलता है तो वह सबसे बड़े सिंहासन को भी धूल चटा सकता है। सालों बाद मेक्सिको की गलियों में एक लोक कथा सुनी जाती है, एक ऐसे अमीर साये की कहानी जिसने अपनी पत्नी के प्यार में एक साम्राज्य को राख कर दिया। लोग उसे एल वेंगाडोर, प्रतिशोधक कहते हैं। कोई नहीं जानता कि कार्लोस जेल में है या वह कहीं दूर किसी अनजान शहर में एक साधारण जिंदगी जी रहा है। लेकिन एक बात तय थी, भ्रष्टाचार के अंधाधुंध एरे में अब भी लोग उस साये से डरते हैं जो किसी भी वक्त लौट सकता है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी हो सकती है, लेकिन कार्लोस एस्ट्राडा ने दिखा दिया था कि उसकी तलवार अभी भी बहुत पैनी है। वेनगांजा केवल एक फिल्म की कहानी नहीं थी, यह एक टूटे हुए दिल की वह दहाड़ थी जिसने पूरे देश की तकदीर बदल दी।